नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपके लिए पॉलिटी वीडियो का अगला क्लास वीडियो नंबर 44 है, जिसमें आप पढ़ रहे हैं भाग 5 ही। देखिए हम भाग 5 ही सोचिए, तो गहनता के साथ पढ़ रहे हैं। सोचिए अब क्यों नहीं क्वेश्चन यहीं से आएगा। लगभग आपके हर एग्जाम में पूरे क्वेश्चन 80% क्वेश्चन इसी भाग 5 से आ जाते हैं। इसलिए भाग 5 दोस्तों आत्मा है संविधान की, समझिए आप एक तरीके से, क्योंकि एग्जाम में के हिसाब से बता रहा हूँ ना मैं, आत्मा है करके। इसको क्वेश्चन मत मारा के आ जाना कि सर बताते भाग 5 आत्मा है, ये मत मार के आ जाना भाई, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना। क्योंकि यही सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राष्ट्रपति है, संसद है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, इसलिए ठीक। आइए सर, आपका भाग 5 जिसको संघ सरकार या केंद्र सरकार आप बोलते हैं, उसी वहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG, अनुच्छेद 148। तो आइए इनको अच्छे से पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे इनके बारे में। जहाँ जहाँ सब इनके क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। संविधान के 22 भाग उनके नाम, उनके अनुच्छेद हैं। टाइम बचता है तो हम हर दिन इसको रिवीजन करते हैं, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 148, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG का बात हो रहा है, जो कि अनुच्छेद 148 में है। तो इसका तो सबसे ज़्यादा इस अनुच्छेद से ही क्वेश्चन बन जाता है कि CAG का पद किस अनुच्छेद में आता है। तो CAG का पद अनुच्छेद 148 में आता है। पहला क्वेश्चन यही बन गया आपका, है ना भाई। आइए चालू करते हैं अब इसको अच्छे से। और अब जो भी कर रहे हैं दिन भर से, उस सब चीज़ों को अपने माइंड से निकाल दीजिए। एकदम फ्रेश माइंड के साथ बैठिए, रिलैक्स हो जाइए और ध्यान से इसकी पूरी कहानी सुनते चलिए। इसके जितने नए नए तथ्य फैक्ट होंगे उसको नए नए दिमाग में डालिए, जो पुराने उसको रिवीजन करिए, मगर कुछ सोचिए मत इसके अलावा एक्स्ट्रा, है ना। कुछ भी नया नहीं सोचना है। इसको पढ़ रहे हैं, इस पढ़ने के मानसिकता से ही मत आइए। सिर्फ एकदम बिंदास होकर, रिलैक्स होकर सुनिए इसको अच्छे से। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे आपके अंदर समाहित होता जाएगा। जब इसको आप रिवीजन करने बैठेंगे तब आपको ऑटोमेटिक लगेगा हाँ यार मेरे को तो ये पता है, हाँ मैं तो ये सुना हूँ, हाँ यार मैं देखा हूँ। बस यही तो चाहिए, यही ही तो चाहिए मेरे दोस्त। इतना भी आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, अगर आप पहली बार पढ़ते हैं तो काफ़ी है ना। आइए, प्रथम CAG 1860 में सर एडमंड डुमन भारत के थे। तो पूछ लेगा भाई प्रथम CAG कौन थे, तो बोलेंगे 1860 में थे। कौन थे? एडमंड डुमन, जो कि भारत के थे। 1905 में इस पद को विभाग का दर्जा मिला, अर्थात CAG एक विभाग हो गया पूरा। तथा 1919 में यह स्वतंत्र निकाय बना, और बाद में 1919 आते आते CAG एक स्वतंत्र निकाय बन गया। याद रखिएगा, पूरा इतिहास समझ में आ गया। 3 हिस्से में इतिहास, 1860, 1905, 1919। 1860 में ये एक व्यक्तिगत पद था। 1905 में एक स्वतंत्र विभाग बना, या ये एक विभाग बना। 1919 आते आते ये एक स्वतंत्र निकाय बन गया, ठीक। यस सर। जब ये व्यक्तिगत था तो कोई ना व्यक्ति यहाँ पे होगा, तो वो थे भैया आपका एडमंड डुमन, AD, अमेरिकन डायमंड नहीं, अमेरिकन डायमंड नहीं, एडमंड डुमन। देखिए आपको याद भी होगी, अब हमेशा याद रहेगा कि यार प्रथम अमेरिकन डायमंड AD कर सर बताया था, अमेरिकन डायमंड से एडमंड डुमन करके, आपको याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1950 में इसका नाम बदलकर महालेखा परीक्षक, क्या केवल 1950 में इसका नाम बदल क्या हो गया? महालेखा परीक्षक हो गया। महालेखा परीक्षक से नियंत्रक, तो 1950 में इसका नाम केवल महालेखा परीक्षक था। 1950 में इसका नाम को महालेखा परीक्षक से बदल करके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किया गया। तो ये बात पूछ लेगा कि 1950 से पहले CAG के पद का नाम क्या था, तो आप बोलेंगे महालेखा परीक्षक था। और ये बताएंगे आज वर्तमान में CAG का नाम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हुआ, ये कब से हो? तो 1950 वह समय है जब से महालेखा परीक्षक से नाम बदल करके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो वर्तमान में हम देखते हैं CAG, ये नाम प्राप्त हुआ 1950 में। कैसे याद रहेगा सर? ये 48 48 2 50, तो 1950 से।
इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन फिर बनता है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, याद रहेगा। यस, सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, याद रख लीजिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तथा इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए, अर्थात इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इनकी उम्र होती है मैक्सिमम 65 वर्ष। अधिकतम ये 6 साल के लिए काम कर सकते हैं या मैक्सिमम 65 साल की उम्र तक काम कर सकते हैं, जो भी पहले हो जाए। जैसे मान लीजिए इनको काम करते करते 4 ही साल हुआ, मगर इनका 65 चौथे साल इनको उम्र 65 हो गई, तो इनको 4 साल काम करके ही छोड़ना होगा। मान लीजिए 60 साल के हैं तो भैया, या मान लीजिए कि 55 साल के हैं तो भाई 6 साल पूरा काम करेंगे। 55 और 6 क्या हो गया, 61 हो जाएगा, तो 65 साल के नहीं हुए, फिर भी 61 साल की उम्र में इनको रिटायरमेंट मिल जाएगा। इसलिए याद रखिए जो भी पहले हो जाएगा उसी में इनको हटना पड़ता है पद से। या तो पूरा 6 साल का कार्यकाल पहले पूरा कर लिए हूँ या 65 साल की उम्र पहले पूरा कर लिए हूँ, दोनों में से कोई भी चीज़ पहले पूरा होगा तो इनको अपने पद को त्यागना होगा फिर, है ना। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है, जो भी पहले हो जाए वह। इनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान हटाया जाता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के समान हटाया जाता है, इसका मतलब इनको भी महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए प्रक्रिया था, वैसे ही वर्तमान में भारत के सीएजी श्री गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। यही है ना शायद वर्तमान में, चलिए चेक भी कर लेते हैं, है ना। चेक कर लेते हैं। हु इज द सीएजी ऑफ इंडिया इन प्रेजेंट? Girish Chandra Murmu. According to CAG.gov.in, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। CAG of India, Girish Chandra Murmu in delegation at the 3rd BRICS Psi Leaders meeting hosted by Psi India on the 10th of October 2022. हो गया भाई, चलिए तो सही है। वर्तमान में आपके सीएजी जो है भारत के वो है गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जी मुर्मू जी, याद रखिएगा ये बात। आइए आगे बढ़ते हैं। सीएजी की स्वतंत्रता, अब इनकी स्वतंत्रता हम देख लेते हैं। इनके विभाग में कार्यरत सदस्यों को सेवा शर्तों में परिवर्तन राष्ट्रपति इनकी अनुमति से करते हैं, अर्थात इनके विभाग में कार्यरत सदस्यों को सेवा शर्तों में परिवर्तन राष्ट्रपति इनकी अनुमति से करते हैं। अर्थात सीएजी के विभाग में जो जो भी आदमी काम कर रहा है तो सीएजी राष्ट्रपति जी उनके किसी भी चीज़ में परिवर्तन करना होगा तो राष्ट्रपति जी इनकी अनुमति सीएजी की अनुमति से करते हैं कि भाई तुम्हारे विभाग में ये काम करना है, इन आदमियों के लिए ये चीज़ करनी है, तो बोलते हैं ठीक है मेरी सलाह है आपको करके, तो इनकी अनुमति से किया जाता है। तो देखिए कितने स्वतंत्र हैं कि अपने विभाग में कोई भी चीज़ काम करना है तो इनकी अनुमति जरूरी है सीएजी की, राष्ट्रपति जी तक को इनकी अनुमति लेनी पड़ रही है ना। तो इनके विभाग में कार्यरत सदस्यों को सेवा शर्तों में परिवर्तन अगर करना है तो राष्ट्रपति जी को इनकी अनुमति यानी सीएजी की अनुमति की आवश्यकता होती है। इनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान हटाया जाता है, तो इनकी स्वतंत्रता है कि कोई मुंह उठा के नहीं हटा सकता इनको, पूरे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही हटाया जा सकता है इनको। केवल नियुक्ति के बाद इनकी सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, समझ बात। अर्थात मान लीजिए सीएजी के पद पर नियुक्त हो गए तो अब इनका जो जिस शर्त में ये नियुक्ति को ग्रहण किए थे उसका किसी भी शर्त में किसी भी सेवा में आप बदलाव नहीं कर सकते, उसमें बढ़ोतरी भले कर सकते हैं, घटा नहीं सकते, समझा गया। वही जो पहले बताया था कि मान लीजिए अगर 1 लाख के पेमेंट पे सीएजी के पद धारण किए तो इनका पेमेंट कभी भी 99,000 रुपये नहीं हो सकता, 99,999 भी नहीं हो सकता, उससे बढ़ा ही सकते हैं। तो नियुक्ति के बाद सीएजी के पद पर नियुक्ति के बाद इनकी जो भी सेवा शर्तें थी नियुक्ति के समय पे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनकी वेतन भत्ते पेंशन आदि सभी भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो वो पूछेंगे इनको कहाँ से पेमेंट मिलता है, तो भारत की संचित निधि से इनको पेमेंट भत्ता वेतन सब प्राप्त होता है। क्लियर? यस सर। पद से हटने के बाद ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बार बार इसको पूछता है कि एक बार कोई व्यक्ति अगर सीएजी के पद पे बैठ गया तो सीएजी का पद छोड़ने के बाद वो और किसी दूसरे पद पे बैठ नहीं सकता। तो सीएजी का पद सबसे बहुत बड़ा पद है। उसके बाद सोचिएगा मान लीजिए कि आज मेरे को आप देश का राष्ट्रपति बना दिए, है ना, आज मेरे को देश का राष्ट्रपति बना दिए,
और कल आप मेरे को क्या बना रहे हो, किसी राष्ट्रपति के बाद किसी ऑफिस का मेरे को चपरासी बाबू बना दिए, और वहाँ आदमी मेरे को ऊपर थौक चला रहा है ना, कि देख मैं पहले के राष्ट्रपति था उससे पानी मंगवा रहा हूँ, तो उस राष्ट्रपति पद का तो अपमान हुआ ना। बस वैसे ही कि पहले कोई व्यक्ति सीएजी जैसे बड़े पद पे बैठा है, तो एक बार सीएजी के पद से वो रिटायर्ड हो गया, तो फिर उसको दोबारा किसी और पद पे नहीं बैठाया जाएगा, क्योंकि सीएजी के बराबर दर्जा वाला कोई और पद नहीं है। इसलिए तो पद से हटने के बाद ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन कोई और पद धारण नहीं कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। ये सब कूट में बनता है दोस्तों क्वेश्चन, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है सर? तो किसके तहत की जाती है भैया? अनुच्छेद 63, 76, 140, 280। आंसर स्पष्ट है, अनुच्छेद 148 में, अनुच्छेद 148 के तहत ही, जो कि नाम था नियंत्रक और जिसका नाम था महालेखा परीक्षक, उस नाम को 1950 में बदल के नाम को किया गया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उस पद को अनुच्छेद 148 के तहत ही धारण कर सकते हैं, और सीएजी के पद को त्यागने के बाद कोई और पद धारण नहीं कर सकते हैं। सीएजी के पद का कार्यकाल तो या तो 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो जाए उसको पद त्यागना पड़ेगा, 6 या 65 वर्ष। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई राष्ट्रपति जी करते हैं। तो आंसर सी स्पष्ट है, राष्ट्रपति जी करते हैं सीएजी की नियुक्ति। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं 6 वर्ष से 65 वर्ष, जो भी 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो जाए तब। नियुक्ति के बाद 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 62 वर्ष की आयु, तो 62 तो ऐसे कैंसिल हो गया, बचा 65 वाला। तो 65 वाले में भैया 65 और 6 वर्ष कार्यकाल होना चाहिए, 5 वर्ष है, तो ऑप्शन ए ही सही है कि नियुक्ति के बाद 6 वर्ष का कार्यकाल हो या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो जाए उनको अपने पद से हटना पड़ेगा। 6 और 65 याद रखना है, ठीक। अब सीएजी की शक्तियाँ क्या क्या हैं, क्या क्या इनकी शक्तियाँ होती हैं, इसको आप अच्छे जान लीजिए। आइए देखते हैं इनकी शक्तियाँ। इस शक्तियों को ध्यान रखिए, इससे दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं ना, आपके ध्यान रखेंगे। भारत सरकार की तथा राज्य सरकार की तीनों निधियां, संचित निधि है ना, भारत सरकार की तथा राज्य सरकार की, भारत सरकार राज्य सरकार दोनों की ही 3 नदियां हैं। तीनों निधियां कौन कौन सी 3 निधि, 3 खजाने हैं, एक संचित निधि, एक लोकलेखा निधि और एक आकस्मिक निधि। तो संचित निधि, लोकलेखा निधि, आकस्मिक निधि, इन तीनों निधि पे इन सभी की लेखा परीक्षा करना। तो इन सभी निधि की, संचित निधि की, लोकलेखा निधि की, आकस्मिक निधि का पूरा लेखा जोखा रखना, हिसाब किताब करना, पूरा लेखा परीक्षा करना, तथा यूटी जिनमें विधानसभा है, जैसे दिल्ली पौंडीचेरी जिनमें विधानसभा है, उनके निधियों की भी लेखा परीक्षा करना इनके सीएजी के कार्यक्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। अर्थात सीएजी का काम क्या है? सभी तिजोरी में कितना कितना पैसा डाले हैं, निकाले हैं, पूरा हिसाब किताब रखना, कैलकुलेट करना, यही काम है दोस्तों सीएजी का। क्लियर हो गई बात? यस। चलिए, तो सभी की लेखा परीक्षा करना तथा यूटी बोले तो आपका यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में जिनमें विधानसभा है, जैसे कि दिल्ली और पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, तो उनके भी निधियों की लेखा परीक्षा करना आता है सीएजी के अंतर्गत। इसलिए नाम ही है ऑडिटर जनरल, में ऑडिट करेंगे, है ना। हाँ, केंद्र और राज्यों के समस्त लेन देन की लेखा परीक्षा करना, केंद्र और राज्यों में जितना भी पैसे का लेन देन हुआ सबका लेखा परीक्षा करना, सबका हिसाब किताब रखना, पूरा क्या बोलते अकाउंट बना के रखना, पूरा उसका खाका तैयार करके रखना, कितना पैसा लेना हुआ, कितना देना हुआ, कितना देना है और कितना लेना है, सब चीज़ों का हिसाब किताब रखते हैं कौन? सीएजी। केंद्र राज्यों के समस्त लेन देन की भी लेखा परीक्षा। याद रखिएगा, बार बार पूछेगा आपसे। सरकार जिस कंपनी या निगम को वित्तीय सहायता देती है उसकी लेखा परीक्षा करना। अब सरकार जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को, सरकार मान लीजिए किसी विदेश की कंपनी को भारत में काम करने के लिए परमिशन दी और उसको पैसा दे रही है, तो सरकार जिस कंपनी या निगम को वित्तीय सहायता देती है, पैसा देती है, वित्तीय सहायता देती है,
उसकी भी लेखा परीक्षा करना कि कहीं फ्रॉड तो नहीं है, फर्जीवाड़ा तो नहीं है, सही से काम कर रहा है कि नहीं, हिसाब किताब सही हो रहा है कि नहीं। बस। सरकार जिस भी कंपनी या निगम को वित्तीय सहायता देगी उसकी भी लेखा परीक्षा करना आता है सीएजी कार्य क्षेत्र शक्ति के अंतर्गत। राष्ट्रपति व गवर्नर के अनुरोध पर ही, इनके राष्ट्रपति व गवर्नर के अनुरोध पर ही प्राधिकरण का लेखा परीक्षा करना। तो राष्ट्रपति जी चाहे तो, कोई राज्य का गवर्नर चाहे तो, इनके अनुरोध पर ही प्राधिकरण का लेखा, प्राधिकरण जिसको प्राधिकरण था, अन्य प्राधिकरण, महिला प्राधिकरण, महिला एवं बाल विकास प्राधिकरण, ऐसे बहुत सारे प्राधिकरणों की भी लेखा परीक्षा कर सकते हैं। मगर कब? जब राष्ट्रपति जी या राज्यपाल जी किसी विशेष प्राधिकरण की जांच पड़ताल करने बोले, लेखा परीक्षा करने बोले, बस तब तभी केवल जब ये बोले, राष्ट्रपति गवर्नर जी बोले, उनके अनुरोध पर ही। राष्ट्रपति को उस प्रपत्र या प्रोफार्मा के निर्धारण में सलाह देना व सहयोग देना जिससे लेखा परीक्षा किया जाएगा। तो राष्ट्रपति जी कुछ भी अकाउंटेंसी या ट्रैवल काम करेंगे, है ना, राष्ट्रपति जी को उस प्रपत्र या प्रोफार्मा के निर्धारण में सलाह देना और सहयोग देना जिसमें लेखा परीक्षा किया जाएगा। तो जो प्रपत्र है, प्रोफार्मा है, वो उसका निर्धारण कैसे करें, उसमें सलाह लेने के लिए या सहयोग देने का काम है इन्हीं का, सीएजी का। ठीक है। केंद्र से संबंधित रिपोर्ट, केंद्र जो भी रिपोर्ट जारी करती है वो प्रेसिडेंट को राज्य के संबंध में राज्यपाल को देना। केंद्र से संबंधित रिपोर्ट व प्रेसिडेंट को राज्य के संबंध में राज्यपाल को। तो केंद्र का मैटर है तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना, राज्य का मैटर है तो भाई राज्यपाल को रिपोर्ट देना। इसके बाद प्रेसिडेंट व राज्यपाल बाद में सदन के समक्ष रखवाते हैं। तो ये कोई भी रिपोर्ट लेके आएंगे तो अगर केंद्र से जुड़ा तो राष्ट्रपति जी रखेंगे सदन पे, और अगर राज्य से जुड़ा तो भाई आपके राज्यपाल जी रखेंगे सदन पे। किसी भी प्रकार के कर या शुल्क से प्राप्त राशि को प्रमाणित या सुनिश्चित करना। क्या? किसी भी प्रकार का जो कर है या शुल्क है उससे प्राप्त, कर या शुल्क से प्राप्त राशि को प्रमाणित या सुनिश्चित करना। मान कोई टैक्स लगा है, कोई कर लगा है, तो जो भी आपकी राशि प्राप्त हो रही है उसको सुनिश्चित करना। सरकारी उपक्रम संबंधी समिति के संरक्षक व मित्र के रूप में कार्य करना। तो सरकारी उपक्रम संबंधी समिति के संरक्षक व मित्र के रूप में कार्य करना। तो जो भी सरकारी उपक्रम संबंधी समिति होगी उनके संरक्षक व उनके मित्र के रूप में कार्य करना, उनको सहायता देना, है ना। राज्य के लेखाओं को संकलित कर उसका रख रखाव करता है। 1976 से पूर्व केंद्र का भी करते थे, मगर अब 1976 के बाद केंद्र का नहीं करते हैं, मगर राज्य के लेखाओं का संकलित कर उसका रख रखाव करते हैं। आइए आगे देखते हैं। भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण तो भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो लेखांकन या लेखा परीक्षण का बात करेगा तो एक ही जन के अधिकार क्षेत्र में आता है भैया, सीएजी, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, जिनका नाम 1950 में चेंज हो गया। हाँ, तो ये हो गया ऑप्शन। नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक बोल तो सीएजी को पद मुक्त किया जा सकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा। आंसर स्पष्ट है, बी। उसी प्रकार इनको हटाया जा सकता है सीएजी को, जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, बस तभी। अर्थात सीएजी एंड कॉरपोरेशन, अर्थात सीएजी एंड उपक्रम देखते हैं। सीएजी एंड कॉरपोरेशन, सीएजी और उपक्रम। फर्स्ट, जिन पर सीएजी का पूरा कंट्रोल होता है, जैसे एयरलाइंस पर सीएजी का पूरा कंट्रोल, ओएनजीसी आदि, इन सब पर सीएजी का पूरा कंट्रोल होता है। एयरलाइन पे, ओएनजीसी पर, इन सब का लेखा जोखा रख सकते हैं सीएजी जी सीधा सीधा।
सीएजी और देखिए कुछ उपक्रम उनसे जुड़े हुए हैं, एयरलाइंस, ओएनजीसी और अन्य से। सेकंड, कुछ निगम ऐसे हैं जिन पर सीएजी का स्थिति के पूरा कंट्रोल होता है, कंप्लीट पूरा कंट्रोल होता है, इसमें सीमित नियंत्रण होता है, सीमित कंट्रोल होता है। इन उपक्रमों को लेखा परीक्षा निजी लेखा परीक्षण के द्वारा कराई जाती है। इन सभी की नियुक्ति सीएजी के परामर्श पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ये अपनी रिपोर्ट सीएजी को सौंपते हैं। आइए, इन सभी की नियुक्ति सीएजी के परामर्श पर केंद्र सरकार द्वारा, है ना, इन सभी की नियुक्ति जो ऊपर दिया ना सभा, इन सभी की नियुक्ति सीएजी के परामर्श पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ये अपनी रिपोर्ट सीएजी को सौंपते हैं और सीएजी उन रिपोर्ट्स को प्रमाणित करता है। किनकी रिपोर्ट्स को भाई सर, किनकी रिपोर्ट्स का बात हो रहा है? और जो लेखा परीक्षा और निजी लेखा परीक्षक है ना, इन सब का परामर्श, इन सब की नियुक्ति सीएजी के परामर्श पर ही केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और ये अपनी रिपोर्ट सीएजी को ही सौंपते हैं और सीएजी उनकी रिपोर्ट को प्रमाणित करता है कि हाँ भाई तुम रिपोर्ट सही से बनाए हो कि नहीं। जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई, तेल भंडारण निगम है ना, ऑयल स्टोरेज निगम, ऑयल स्टोरेज कॉर्पोरेशन ओआईसी, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई, तेल भंडारण निगम ओएसआई। हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। इन सब पे सीएजी का नियंत्रण है। कुछ निगम ऐसे हैं जिन पर सीएजी का कोई नियंत्रण नहीं है। देखिए कुछ निगम ऐसे हैं जिस पर पूरा नियंत्रण, जैसे एयरलाइंस, ओएनजीसी, कुछ पर लिमिटेड नियंत्रण, एफसीआई वगैरह सब चीज़ें। कुछ निगम ऐसे हैं जिन पर सीएजी का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। इन निगमों की लेखा परीक्षा सरकार के द्वारा नियुक्ति निजी लेखा परीक्षा के द्वारा कराई जाती है। ये अपनी रिपोर्ट सीधे सरकार को सौंपते हैं। तो सरकार का कोई ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ सीएजी का कोई अधिकार नहीं है, जैसे एलआईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम, यहाँ पे आपके सीएजी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, यहाँ भी सीएजी को अधिकार प्राप्त नहीं है। एसबीआई, यहाँ भी सीएजी को अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रेसिडेंट को सीएजी 3 रिपोर्ट सौंपता है। सीएजी जो है प्रेसिडेंट जी को, प्रेसिडेंट उसको है ना, तो प्रेसिडेंट को सीएजी 3 रिपोर्ट सौंपते हैं। विनियोग, वित्त तथा सरकारी उपक्रम के लेखाओं की। तो प्रेसिडेंट को सीएजी 3 रिपोर्ट सौंपते हैं, विनियोग का रिपोर्ट, वित्त रिपोर्ट और सरकारी उपक्रम के लेखाओं की रिपोर्ट, याद रखेंगे। और एलआईसी, आरबीआई, एसबीआई, इन पे कोई नियंत्रण नहीं होता है, और याद रखिएगा। लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना 1968 में की गई, जिसका मुख्य कार्य उद्योग के लेखाओं की तकनीकी पहलुओं पर विचार करना है। यह बोर्ड सीएजी के एक आंशिक भाग के रूप में कार्य करता है। तो लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना 1968 में की गई, जिसका मुख्य कार्य उद्योगों के लेखाओं की, अभी लेखा परीक्षा बोर्ड का मुख्य काम क्या है? तो उसका मुख्य काम है उद्योगों के लेखाओं की तकनीकी पहलुओं पर विचार करना। जो भी उद्योग की जो टेक्निकल, जो मशीन वाला है, उस पहलुओं पर विचार करना। यह बोर्ड सीएजी के एक आंशिक भाग के रूप में काम करता है। कौन? लेखा परीक्षा बोर्ड सीएजी के एक आंशिक भाग के रूप में कार्य करता है तथा इसके अध्यक्ष आदि की नियुक्ति स्वयं सीएजी ही करते हैं। तो लेखा परीक्षा बोर्ड कुछ और नहीं, सीएजी का एक आंशिक भाग है, याद रखेंगे, जिसकी स्थापना 1968 में की गई थी। क्वेश्चन आप सामने है। भारत के नियंत्रक और मालिक परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, विशेषाधिकार समिति। तो भारत के सीएजी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? तो समिति है लोक लेखा निधि। क्योंकि पीछे पढ़े 3 समिति, संचित निधि, लोक लेखा निधि, 3 निधि पढ़े थे पीछे, देखिए। कहाँ गए हो? संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि, है ना।
प्रमुख राष्ट्र कहा जाता है, हो गया ये भी हो गया। तो लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति संचित निधि और आपका आकस्मिक निधि। तो CAG द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सा समिति कार्य करता है? तो लोक लेखा समिति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी उच्चतम न्यायालय की, संसद की, भारत के राष्ट्रपति की, राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो आंसर स्पष्ट है, संसद की है। संसद हर एक चीज पे अंतिम रूप से विचार कर सकता है। तो CAG द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की है कि भाई अंतिम रूप से जो CAG लाया है उस पर अंतिम रूप से कोई भी निर्णय लेना है नहीं लेना है, वो सब CAG संसद के हाथ में है। महान्यायवादी, अब देखिए आपका अनुच्छेद 140 के तहत आप CAG पढ़ लिए, अनुच्छेद 76 के तहत आप महान्यायवादी पढ़ लीजिए, और अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता पढ़ लीजिए। तीनों आर्टिकल याद रख लीजिए अच्छे से, 76, 148 और 165। 76 में आपके महान्यायवादी, 148 में भैया आपका CAG, आपके 165 में है महाधिवक्ता। तो 76, 140 और आपका 165। 76 में आपका है महान्यायवादी का पद, 148 में आपका CAG का पद, 165 में आपका महाधिवक्ता का पद। महाधिवक्ता, देखिए महान्यायवादी और महाधिवक्ता कंफ्यूज नहीं हो गया, न्यायवादी है या महाधिवक्ता है, अधिवक्ता। चलिए आ जाते हैं इस पे, महान्यायवादी और महाधिवक्ता पे। इन दोनों टेबल को आपस में कंपेयर करके बढ़ा देते हैं, है ना। चलिए चेयर का आंसर डालते हैं। आपको सब क्लियर दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर, सब क्लियर है ही है। आइए फिर देखिए, महान्यायवादी कौन होता है? वो केंद्र सरकार का वकील होता है, और महाधिवक्ता राज्य सरकार का वकील होता है ना। तो 76 महान्यायवादी और 165 में महाधिवक्ता। क्लियर हो गया? चलिए कल तो इसी से क्वेश्चन बन जाता है कि केंद्र सरकार का वकील किसे कहा जाता है? तो बोलेंगे महान्यायवादी को केंद्र सरकार का वकील बोलते हैं। राज्य सरकार का वकील को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं महाधिवक्ता। अर्थात केंद्र सरकार का कहीं भी कोई वाद विवाद हो रहा है तो उसके प्रतिनिधि के तौर पर, उनके वकील के रूप में महान्यायवादी वहाँ पे हाजिर होते हैं केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए। और अगर राज्य सरकार कोई मुद्दा है तो वहाँ पे उनके महाधिवक्ता ही होते हैं जो उनका पक्ष रखने के लिए हाजिर होते हैं। और दोनों बहुत ही प्रकांड विद्वान होते हैं अपने अपने क्षेत्र के न्यायालय के। ठीक, आए आते हैं इधर। राष्ट्रपति नियुक्त करता है योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। अर्थात इस महान्यायवादी जी की नियुक्ति कौन करता है? पूरे पहले महान्यायवादी समझ लीजिए, कंपेयर समझा देंगे कि महान्यायवादी जी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं इनकी नियुक्ति। और महाधिवक्ता की नियुक्ति, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल जी करते हैं। ठीक, योग्यता सुप्रीम, इनकी महान्यायवादी की योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होनी चाहिए, और आपके महाधिवक्ता की योग्यता हाई कोर्ट के जज के समान होनी चाहिए। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इच्छा तक पद धारण करते हैं। अर्थात जब तक राष्ट्रपति जी का इच्छा हो तब तक महान्यायवादी अपने पद पर बने रहते हैं, इसलिए राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत ये अपना पद धारण करते हैं। और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। इनके वेतन और भत्ते आदि सभी राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। तो इनके वेतन और भत्ते राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, इनके वेतन राज्यपाल निर्धारित करते हैं, मगर हाईकोर्ट के जज के लगभग समान होता है, ये बात ध्यान रखें। यहाँ
सुप्रीम कोर्ट के जज के लगभग समान होता है इनका वेतन और भत्ता, जज के समान ना, वकील के समान नहीं। संसद की कार्यवाही में बोलने का अधिकार है, अर्थात जो महान्यायवादी उनको संसद की कार्यवाही में बोलने का अधिकार है, और जो भी आपके महाधिवक्ता होते हैं उनके विधानसभा की कार्यवाही में बोलने का अधिकार है, मगर वोटिंग का नहीं, क्योंकि यह सदस्य तो नहीं है, और सदस्य नहीं इसलिए ये वोट नहीं डाल सकते। वकालत कर सकते हैं लेकिन शर्त है भारत सरकार के विरुद्ध न होना, अर्थात ये वकालत तो कर सकते हैं भारत सरकार की ओर से, मगर भारत सरकार के खिलाफ ही ये वकालत नहीं कर सकते। ऐसे वकालत ये भी कर सकते हैं लेकिन शर्त है कि मामला संबंधित राज्य क्षेत्र का नहीं है, ठीक है। अर्थात ये अपना वकालत कर सकते हैं, मान लीजिए वकील हैं तो अपना वकालत कर सकते हैं, मगर अपने वकालत के चक्कर में कभी भी केंद्र सरकार, ये महान्यायवादी जी केंद्र सरकार के विरुद्ध नहीं लड़ेंगे, और दूसरे ये आपके राज्य सरकार के विरुद्ध के मामले पे नहीं लड़ेंगे। क्लियर हो गई बातें? यस। इसमें पूरा हर जगह आपको राष्ट्रपति दिखेंगे, यहाँ जब आपको राज्यपाल दिखेंगे। ये पूरे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, दोनों आपको क्लियर हो गया। 76 से 165 उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए उनका सैलरी और योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के समान सैलरी और योग्यता, इनका हाई कोर्ट के जज के समान सैलरी और योग्यता। किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी, राज्य का बात अगर बोल दिया है तो महाधिवक्ता कहलाएंगे, और उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल। तो महाधिवक्ता बोलते हैं, तो महाधिवक्ता माने होते ही भाई एडवोकेट, है ना, अधिवक्ता माने एडवोकेट, इसलिए याद रखेंगे कि महाधिवक्ता को एडवोकेट जनरल बोलते हैं, एडवोकेट जनरल। है ना, जबकि आपके महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, ठीक है। निम्न में से किस सेवानिवृत्ति पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्ति करने का वर्जना है? सीएजी को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को, कि भाई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि सीएजी को एक बार अपने पद से त्याग दिए हैं तो दोबारा कोई भी पद धारण नहीं कर सकते, ये सीएजी जी के शर्त में है। चलिए, तो आपका आज का कंटेंट भी होता है समाप्त दोस्तों। तो आज की क्लास को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ आज की क्लास में आपको जानने और सीखने मिला होगा, है ना। इन सबको ऐसे कंपेयर करके आप ध्यान रखिएगा, इसे क्वेश्चंस बनेंगे तो आपसे स्पष्ट तौर पे इसका आंसर आप देने में सक्षम होंगे, ये उम्मीद मैं करता हूँ, ठीक है। चलिए एक बार तेज़ी से हम लोग इनके जो स्लाइड्स हैं उन स्लाइड्स में उसको फिर से रिविजन कर लेते हैं, तीनों स्लाइड के मुख्य हिस्सों को। तो भाग मैं सीधे सीधे करूँगा। भाग 1 है संघ राज्य उसका क्षेत्र, भाग 2 उस क्षेत्र में रहने वाले वहाँ के नागरिक, भाग 3 उनको प्राप्त अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निषेध तत्व डीपीएसपी, भाग 4A मूल कर्तव्य, भाग 5 में केंद्र सरकार जो भी हम पढ़ रहे हैं, भाग 6 भैया आपका राज्य सरकार, भाग 7 है आपका समाप्त, भाग 8 है केंद्र शासित प्रदेश, भाग 9 है आपका पंचायती राज, 9A है आपका नगरीय निकाय, भाग 10 है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, भाग 11 केंद्र राज्य संबंध, भाग 12 है कि 12 बज गए मेरे वित्त संपत्ति संविधाओं के, भाग 13 व्यापार के क्षेत्र व्यापार वाणिज्य समागम, भाग 14 है कि मुझे केंद्र राज्यों के अधीन सेवाएं, इस तरीके से क्लियर। भाग 15 है भैया आपका निर्वाचन, भाग 17 है राजभाषा, भाग 18 है आपका आपातकाल, भाग 20 है संविधान संशोधन। इतने भाग आपको याद होने चाहिए कंठस्थ, और उनसे जुड़े हुए अनुच्छेद भी याद होने चाहिए। जैसे यहाँ आप देखिए अनुच्छेद कैसे याद रहना चाहिए, भाई कोई भी क्षेत्र 4 दिशाओं में बटा, इसलिए अनुच्छेद 1 से 4। सर आपका नागरिकता 5 से 11, आपका भैया मूल अधिकार 12 से 35, डीपीएसपी 36 से 51, मूल कर्तव्य 51 से बन के 51 का, ये आपका संघ राज्य केंद्र सरकार 52 से 151, 152 से 237 आ जाते इस पे। भाग 7 समाप्त, भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश, भाग 9 पंचायती राज, 9A नगरीय निकाय, 10 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, भाग 11 केंद्र राज्य संबंध, भाग 12 मेरे वित्त संपत्ति संविधाओं के 12 बज गए, भाग 13 व्यापार वाणिज्य समागम कैसे चल रहा है, भाग 14 मेरे केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं मिलनी चाहिए। हाँ, इसका अनुच्छेद देख लेते हैं कि भाई आपको भाग 7 का है अनुच्छेद 238 समाप्त हो गया है। केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242, पंचायती राज 243 243 ओ 243 पी से जेड जी, 243 से 243 ओ पी से जेड जी,
आपका भाई अनुसूचित जनजाति क्षेत्र 244 से 44A, 245 से 263 केंद्र राज्यों के संबंध, 264 से 300A तक आपका वित्त संबंधी सेवाएं, वित्त संपत्ति और संविदा वाला। फिर आपका भाई कोई व्यापार वाणिज्य सगुन के पैसे चालू होगा 301 से 307। आपका अधीन सेवाएं वाला, राज्यों संघ और राज्य के अधीन सेवाएं वाला 308 से 323 तक। फिर आपका इसमें बोला था मैं भाग 15 आपको याद होना चाहिए सर, आपका निर्वाचन। भाग आपको याद होना चाहिए 17 राजभाषा। भाग 18 आपातकालीन प्रधान। भाग 20 संविधान संशोधन। इतना तो आपको पता होना चाहिए इस वाले स्लाइड में, और तीनों का अनुच्छेद पता होना चाहिए स्पष्ट रूप से आपको। भाग 15 है आपका 324 से 329A, 24 से 29A। निर्वाचन का 4 से 24 से 29A। राजभाषा भाई आपका 343 से 351, 343 से 351। आपातकालीन 352 से 360। आपका संविधान संशोधन 368। ठीक, तो इस तरीके से आपको तीनों स्लाइड याद रहने चाहिए। बार बार रिवीजन करा रहा हूँ हर क्लास से पहले और बाद में, इन सभी को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आज की क्लास को आज समाप्त करते हैं यहीं पे। CAG का योग्यता 6 और 65 वर्ष याद रखेंगे, जो पहले पूरा हो जाए कार्यकाल वही है। चलिए तो यहीं पे अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। दुआ करता हूँ आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। धन्यवाद।